गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लासेस में लेंस मेकर सूत्र पढ़े थे, जिससे रिलेटेड ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कह रहा है कि चित्र को देखकर अपवर्तनांकों के बीच में संबंध बताइए। अपवर्तनांक के बीच में संबंध बताना है। इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो 10th क्लास में जब परीक्षा नजदीक आता था तो आप लोग काफी ज्यादा वर्क करते थे। घर पे समय नहीं देखते थे कि मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ कि 5 घंटा पढ़ रहा हूँ कि 10 घंटा पढ़ रहा हूँ। लेकिन अभी के समय में आप लोग को ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा देने के बाद भी आप लोग सभी लोग तत्पर नहीं पढ़ने के लिए। आप लोग उस मैट्रिक एग्जाम को ही समझिए कि ये मैट्रिक एग्जाम बहुत नजदीक है, मतलब ये 12th एग्जाम भी बहुत नजदीक है और आपको सिलेबस ज्यादा कवर करना है। उस स्थिति में आप लोग तत्पर रहिए स्टडी के लिए, और जब तक आप तत्पर नहीं रहिएगा तब तक जो है उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा ऑनलाइन पढ़ाने में। मैं चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी तत्पर रहें, जिससे कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं और आप लोग इस अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखें। चलिए, इस बात को यदि आप समझे हैं तो आप लोग रेगुलर पढ़ेंगे, और जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तभी हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे और उसमें आप लोगों को हर बात क्लियर होगा। कोई बात आपको पूछना नहीं पड़ेगा, सब चीज क्लियर होगा। चलिए देखिए, ये छोटा सा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का ही प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ये चित्र दिया गया है तो चित्र को देखते हुए अपवर्तनांकों के बीच संबंध बताना है कि अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध है। तो आप लोग याद कीजिए कि आप लोग को लेंस मेकर सूत्र पढ़ाए थे कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। उस लेंस मेकर सूत्र में आगे की तरफ आप लोग को एक ट्रिक बताया गया था, जिसमें तीन ट्रिक शामिल था। पहला ट्रिक क्या था? यदि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक से ज्यादा हो और लेंस को माध्यम में डुबोते हैं तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है और लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा ट्रिक क्या था? यदि लेंस का अपवर्तनांक जो है माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो जाता है तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाता है तथा लेंस की प्रकृति नेचर बदल जाता है। तीसरा ट्रिक क्या था कि जब लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक दोनों आपस में समान होता है तब उस स्थिति में वह लेंस जो है लेंस नहीं रह जाता, बल्कि एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है और उस स्थिति में दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है। इस फिगर में भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसी रूप में दिया गया है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं दिया गया है। चित्र से देखते हुए बताना है कि चित्र को देखकर बताइए कि क्या है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? लेंस का अपवर्तनांक μ2 है और माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ1। इधर वाला भी μ1 है, इधर बाहर वाला माध्यम भी क्या है? μ1। अब इस फिगर में देखिए, अभी इस चित्र में ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें आ रही है और लेंस आपतित हो रही है तथा अपवर्तन के पश्चात ऐसा चित्र में लग रहा है, ऐसा ही चित्र में ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलेगी, वास्तविक रूप से मिलेगी। तो उत्तल लेंस में ऐसा ही गुण होता है कि जब प्रकाश की किरणें जो है यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई उत्तल लेंस आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। ठीक वैसा ही इस फिगर में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रारंभ में उत्तल लेंस तो था, अब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही स्पष्ट हो रहा है कि ये उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस ही रहेगा, प्रकृति नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति कब नहीं बदलेगा? जब लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब लेंस का अपवर्तनांक कितना है? μ2 और माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ1। तो इस फिगर के लिए अपवर्तनांक के बीच संबंध क्या होगा कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। μ2 का मान जो है अधिक होगा μ1 से। लेंस का अपवर्तनांक जो है अधिक होगा किससे? माध्यम के अपवर्तनांक।
चलिए अब इस दूसरे नंबर फिगर में देखिए, दूसरे नंबर फिगर में देखिए, ये तो प्रारंभ में उत्तल लेंस है, लेकिन प्रकाश की किरण को जब गुजारा गया है लेंस पर, तो अपवर्तन के पश्चात जो है ये प्रकाश की किरणें जो है क्या वो कभी किसी बिंदु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसा फिगर जो है, ऐसा रे डायग्राम जो है उत्तल लेंस से देखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखने में तो लग रहा है कि हाँ उत्तल लेंस है, लेकिन रे डायग्राम के नियम से हम लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये उत्तल लेंस नहीं होगा। ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस में ही ऐसा संभव है। तो अवतल लेंस में संभव है, इसका मतलब कि प्रारंभ में ये उत्तल लेंस था, अब ये अवतल लेंस हो गया। तो उस स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल गई। जब लेंस की प्रकृति बदल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम का पूर्णांक जो है लेंस के पूर्णांक से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि लेंस का पूर्णांक जो है वो माध्यम के पूर्णांक से कम होगा। इसका मतलब μ2 इज लेस देन μ1, अर्थात माध्यम का पूर्णांक ज्यादा होगा, लेंस का पूर्णांक क्या होगा? कम होगा। तो इस प्रश्न के लिए ये अपूर्णांक के भी संबंध है। चलिए अब इस तीसरे फिगर में देखते हैं। ये तीसरा फिगर देखिए, प्रारंभ में तो ये उत्तल लेंस दर्शाया गया, लेकिन है क्या कि उत्तल लेंस दर्शाया गया है, लेकिन जब ये प्रकाश की किरणें इस लेंस के समानांतर जा रही हैं तो अपवर्तन के बाद इस लेंस से अपवर्तन के बाद विचलित नहीं हुई है, बल्कि जिस रास्ते में चली है उसी रास्ते में अपवर्तन के बाद आगे की तरफ निकल गई है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि ये लेंस नहीं हो सकता है, ये लेंस नहीं हो सकता है। अब ये समतल प्लेट की भांति व्यवहार कर रहा है। अब ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? समतल प्लेट की भांति। तो कोई लेंस समतल प्लेट की भांति कब व्यवहार करता है? तो तीसरा नंबर ट्रिक याद कीजिए आप लोग, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ाया गया है कि ये समतल प्लेट की भांति तभी व्यवहार करेगा जब दोनों का पूर्णांक, लेंस का पूर्णांक और माध्यम का पूर्णांक आपस में क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो इस स्थिति में वह लेंस नहीं रह जाता, बल्कि समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर होगा μ1 बराबर μ2, मतलब माध्यम का पूर्णांक जो है लेंस के पूर्णांक के बराबर हो जाएगा। तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने पथ आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सिंपली नोट कर लीजिए, और बहुत आसान है समझना। क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होकर वीडियो को जरूर देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार देखिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर देखिए, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर चुके। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, हेडिंग दीजिए। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो हेडिंग दे चुके, चलिए समझा जाए कि लेंस की क्षमता क्या होता है। कहता है कि कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या शक्ति कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा तो एकदम सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहता है कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो उस स्थिति में किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता या शक्ति कहा जाता है। इसे हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से। लेंस की क्षमता को P से, इंग्लिश इसका लिखिएगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को किससे? P। तो P बराबर होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। फोकस दूरी P बराबर लिखेंगे 1/f, f को छोटा f से, फोकस दूरी किससे? छोटा f से। इसका मतलब लेंस की क्षमता जो है, इसका फार्मूला मिल गया
कि P बराबर 1/1 होता है। अब जरा इसका एसआई मात्रक लिखेंगे। एसआई मात्रक के बारे में समझेंगे। तो 1 लंबाई, फोकस दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या आता है? मीटर। लिखेंगे मीटर, 1/मीटर। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखते हैं मीटर इनवर्स। लिखते हैं प्रति मीटर। क्या लिखते हैं? प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। इसको लिखा जाता है प्रति मीटर या मीटर इनवर्स लिखा जाता है, मीटर इनवर्स। और इसी का नाम दिया गया है डायोप्टर। इससे बड़ा डी से सूचित करते हैं। सबसे पूछा जाए कि बताइए लेंस की क्षमता या शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। ऐसे पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप प्रचलित जो है इसको बोलेंगे डायोप्टर। क्या बोलेंगे? डायोप्टर। अब इसमें दो बातें हैं। अब दो बातें क्या है कि लेंस की क्षमता से पूछा जाए कि किस पर निर्भर करता है, तो ये फोकस दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? फोकस दूरी पर। कैसे निर्भर करता है? तो फोकस दूरी पर कैसे निर्भर करेगा? यदि फोकस दूरी का मान धनात्मक हो गया तो लेंस की क्षमता भी क्या होगा? क्या होगा? धनात्मक होगा। कब? जब लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा। जब लेंस की फोकस दूरी यदि ऋणात्मक हो गया तो लेंस की क्षमता भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? आप लोग को पिछले क्लास में बताया जा चुका है, या आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस उत्तल लेंस की क्षमता या शक्ति भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तब से पूछा जाए कि बताइए उत्तल लेंस की क्षमता या शक्ति क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो आपका जवाब क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो है या शक्ति जो है क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात तो स्पष्ट हो गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, जिसके कारण क्षमता भी धनात्मक होगा, और अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होता है, जिसके कारण क्षमता भी ऋणात्मक होगा। चलिए ये टॉपिक स्पष्ट हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर चुके। चलिए अब हम लोग जानेंगे एक वर्ड है समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट लेंस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट लेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। क्या है? समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस सभी लोग लिख कर हेडिंग देंगे। इक्विवेलेंट, वैलेंट लेंस, समतुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। ये क्या होता है इक्विवेलेंट लेंस? इक्विवेलेंट लेंस इसको हम लोग साधारण तरीका पे समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति को मार्केट जाकर कुछ सामान खरीदना है। जैसे किसी को चावल खरीदना है, किसी को आटा खरीदना है। तो दोनों व्यक्ति गए और अपना अपना चावल और आटा खरीद के लाए। ठीक है। अब दो व्यक्तियों के अलावा एक तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो अकेले उन दोनों व्यक्तियों का कार्य संपन्न करता है। वो अकेले चावल और आटा दोनों खरीद लेता है, दोनों खरीद कर ला देता है। तो उस तीसरे व्यक्ति को इन दो व्यक्तियों का समतुल्य व्यक्ति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेंसों में भी होता है कि जैसे ये दो लेंस है, सपोज कीजिए ये दो लेंस है। हो सकता है कि एक दूसरे के संपर्क में रखा गया हो, या हो सकता है कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया हो। इसका कंसेप्ट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समतुल्य लेंस पढ़ते हैं कि समतुल्य लेंस क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये दो लेंस है। अब दो लेंसों के सामने एक किसी वस्तु को रखा जा रहा है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इन दोनों लेंसों की निकाय के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब
जिस स्थान पर बन रहा है, जितना आवर्धित बन रहा है, ठीक उसी वस्तु का प्रतिबिंब एक किसी तीसरे लेंस के द्वारा उसी स्थान पर उतना ही आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तब कहते हैं कि ये तीसरा लेंस दो लेंस निकायों का समतुल्य लेंस कहा जाएगा। फिर से एक बार समझिए, एक बार आप लोग फिर से समझिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है कि ये दो लेंस है, तो दो लेंस है, इसके सामने एक वस्तु को ऐसे रखा गया है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इन दोनों लेंसों के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब, इन दोनों लेंसों को अगर निकाय लेंस कह दिया जाए कि निकाय लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जिस स्थान पर जितना आवर्धित बन रहा है, यदि उसी वस्तु का प्रतिबिंब एक किसी तीसरे लेंस के द्वारा उसी स्थान पर, जिस स्थान पर लेंस निकाय के द्वारा बना था, उतना ही दूरी नहीं कहेंगे, उसी स्थान पर और उतना ही आवर्धित बनता, उतना ही क्या बनता हो, आवर्धित बनता हो, तो इस तीसरे लेंस को समतुल्य लेंस, दो लेंस निकायों का समतुल्य लेंस कहा जाता है। इसको परिभाषा से क्लियर नहीं होता है, समझना होता है। परिभाषा तो सिंपली दो लाइन का है, समझ गए। चलिए एक बार अब इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, कैसे बोलेंगे। कहता है कि किन्हीं दो लेंस निकायों के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस स्थान पर जितना आवर्धित बनता है, तो एक तीसरे लेंस के द्वारा उसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर उतना ही आवर्धित बनता हो, तो इस तीसरे लेंस को दो लेंस निकायों का समतुल्य लेंस कहा जाता है। और समतुल्य लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसे समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसको सूचित किससे करते हैं? ऐसे लिखते हैं, एफ इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं? एफ इक्विवेलेंट। इसको शॉर्टकट में पूरा इक्विवेलेंट न लिखकर शॉर्टकट में एफ इक्यू लिखा जाता है, या इसको ऐसे भी अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, एफ समतुल्य। एफ समतुल्य ऐसे भी लिखा जाता है। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी को एफ इक्विवेलेंट, एफ इक्यू से या एफ समतुल्य से सूचित किया जाता है। चलिए ये बातें स्पष्ट हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट था। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा अंतराल दे देकर उसके बाद थोड़ा पीछे करके फिर उसके बाद 2 बार 3 बार उसको जरूर देखिए, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए इसको अब समतुल्य लेंस हम लोग समझ गए, तो समतुल्य लेंस से रिलेटेड हम लोग एक थ्योरम जानेंगे। जैसे कहता है कि दो लेंस हैं, कोई भी दो लेंस हो सकता है, वे दोनों लेंस एक दूसरे से संपर्कित किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लेंस एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। यही प्रश्न करता है। फिर से एक बार प्रश्न को लिखिए, प्रश्न को लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं, देखिए, यदि दो संपर्कित लेंस की फोकस दूरी f1 और f2 है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। एक बार और मिलाइए। यदि दो संपर्कित लेंस की फोकस दूरी क्रमशः f1 और f2 है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यही प्रश्न है। आइए इसको फिगर से समझाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेट होकर देखना है। चलिए देखिए क्या हो रहा है। ये दो लेंस दोनों एक दूसरे के संपर्क में, सपोज कीजिए दोनों उत्तल लेंस है, भिन्न भिन्न लेंस भी हो सकते हैं। चलिए देखिए, ये दो उत्तल लेंस है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखें। संपर्क में रखने का मतलब कि दोनों के बीच का जो गैपिंग होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। इसकी फोकस दूरी कह रहा है कि f1, दूसरे की फोकस दूरी कितना है? f2। अब कह रहा है कि दोनों लेंस को जब आपस में संपर्कित कर दिया गया, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तब उस स्थिति में
एक समतुल्य लेंस जो इन दोनों के बदले जो कार्य करता है, उस समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक क्या होगा, उसको प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे ये देखिए। चलिए थोड़ा सा इसे फिगर में समझते हैं। देखिए ये लेंस पहला है, सपोज कीजिए ये लेंस दूसरा है। इस पहले लेंस के सामने इस मुख्य अक्ष के ओ बिंदु पर एक वस्तु को मैंने रख दिया, ये बिंदुवत वस्तु है। अब इससे प्रकाश की किरण चली, जब इससे प्रकाश की किरण चलेगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलेगी। अभी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें जो चल रही हैं ये लेंस पहले लेंस पर आपतित हुई तो अपवर्तन के बाद फोकस से मिलेगी, ऐसा बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं चल रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, तो ऐसा बात नहीं बोलेगी। अब ये बिंदुवत वस्तु है, सपोज कीजिए कि ये प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तित होने लगी। अब जब अपवर्तित होने लगी तो उस स्थिति में ये पहला का प्रकाशीय किरण O है, दूसरे का O' है। उस स्थिति में ये अपवर्तित किरण पहले के द्वारा जो अपवर्तित किरण है ये दूसरे के लिए आपतित किरण का कार्य कर रहा है, तो फिर इस दूसरे लेंस से इसका अपवर्तन होगा। लेकिन उससे पहले अगर ये लेंस नहीं होता, सपोज कीजिए कि अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के बाद ऐसे ही जाती और यहाँ पर सपोज कीजिए कि भी नहीं, तो एक तो प्रकाश की किरण ऐसे चली अगर ये लेंस नहीं होता तो। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण ऐसी है कि इस वस्तु के से सम्मुख अक्ष को होते हुए चली है, तो जब अपवर्तन के पश्चात जो है प्रकाशीय किरण से चलेगी तो बिना विचलित आगे की तरफ निकल जाएगी और उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना I1, पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बना I1। लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है, ये जो दूसरा लेंस है, दूसरा लेंस यहाँ पर उपस्थित है। मानिए ये सपोज किए तब लोग ये दूसरा लेंस नहीं होता तो इसका प्रतिबिंब किस बिंदु बनता है, I1 बिंदु पर। इसका मतलब पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा, V1 मान लें। तो पहले लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, O काम कर रहा है, ये वस्तु दूरी U है। दूसरे पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, I1 कर रहा है, प्रतिबिंब दूरी कितना है, V1 है। अब क्या है कि ये जो दूसरा लेंस है तो दूसरे लेंस के लिए ये जो पहले लेंस का प्रतिबिंब बना है यही प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। किस लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए। अब इसका प्रतिबिंब इसके अपवर्तन के बाद ऐसे यहां बना I बिंदु पर, तो अंतिम प्रतिबिंब किस बिंदु बना, I बिंदु बना। मान लेते हैं कि ये दूसरे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है किस बिंदु पर, I बिंदु पर, तो प्रतिबिंब कितना है B, कितना है B। रे डायग्राम को समझिए, बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी ढंग से समझ में आएगा और जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है वे विद्यार्थी टॉपर स्टूडेंट के लिस्ट में नहीं आते। जैसे इस बार जो विद्यार्थी 450 को क्रॉस किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वे विद्यार्थी काफी सीरियसली पढ़े हैं और एक एक बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान दिए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप जितने भी विद्यार्थी सीरियस रूप से पढ़ रहे हैं उनको विशेष कर ध्यान देना होगा और समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए एक बार और समझा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि ये दो लेंस है L1 और L2 है, दोनों की फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 दिया गया है। ये पहले की फोकस दूरी F1 है, दूसरे की फोकस दूरी F2 है। अब कह रहे हैं कि दोनों को आपस में संपर्कित किया गया है, तो उस स्थिति में समतुल्य लेंस जो इनके द्वारा, इनको हटाकर एक तीसरा ऐसा लेंस लगाया जाए जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब उसी स्थान पर उतना ही अवधित बने जितना कि इन लेंस निकायों के द्वारा बनता है, तो उस लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। तो कहता है कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब ये दोनों लेंस आपस में संपर्कित है।
तो यहाँ तो क्या है कि इस मुख्य अक्ष के वो बिंदु पे वस्तु को रखा गया है। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब पहले लेंस पर आपतित हुई है तो अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित हुई है। तो इस स्थिति में क्या हुआ है कि यही अपवर्तित किरण ये दूसरे लेंस पर आपतित हुई। सपोज कीजिए कि अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाती और किस बिंदु पर मिलती, I1 बिंदु पर मिलती। तो पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I1 बिंदु बन गया। प्रतिबिंब दूरी कितना माना गया है, V1 माना गया है। अब क्या है कि अब ये लेंस उपस्थित है, ये दूसरा लेंस, तो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य जो है कौन करेगा, तो पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वही प्रतिबिंब जो है इस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब किस बिंदु बनता है, I बिंदु को बनता है। तो इस I बिंदु पर जो प्रतिबिंब बना तो ये दूसरे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना। तो ये हो गया रे डायग्राम। रे डायग्राम आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। अगर रे डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है लिखना समीकरण। तो बस दो लेंस है तो दो समीकरण आएंगे और दोनों आपस में संपर्कित है। संपर्कित है इसका मतलब जोड़ा गया है, तो जोड़ के तीसरा लेंस बनेगा जो समतुल्य लेंस कहलाएगा। इसका मतलब हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे और जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो जो फोकस दूरी प्राप्त होगा वही समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगा। अब कैसे क्या करेंगे देखिए, तो हम लिख रहे हैं लेंस L1 के लिए, पहले लेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए लिखेंगे तो मूल्य सूत्र पड़े 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो हम लिखेंगे पहले लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, f1 बराबर 1/v। v मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। तो पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो किस बिंदु बना है, I1 बिंदु बना है। तो प्रतिबिंब दूरी कितना है, v1। वस्तु दूरी कितना है, u। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 1/v1 माइनस 1 कितना u। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, लिखेंगे पुनः लेंस L2 के लिए। किसके लिए, L2 के लिए। जब L2 के लिए लिखेंगे L2 के लिए लिखेंगे L2 के लिए वस्तु दूरी का काम कौन कर रहा है, V1, क्योंकि वस्तु का काम कौन कर रहा है, I1। और प्रकाशीय केंद्र से इसकी दूरी कितना है, V1 है। और इस दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, I, जिसके लिए प्रतिबिंब दूरी कितना है, V। तो हम यहाँ वस्तु दूरी के जगह U की जगह क्या लिखेंगे, V1, और V की जगह क्या लिखेंगे, V। और फोकस दूरी कितना है, F2 माना गया। कितना माना गया है, F2। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 बराबर क्या लिखेंगे, F2 बराबर 1/v माइनस 1/v1। इसको करेंगे हम समीकरण नंबर से। अब इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों लेंस को आपस में संपर्कित किया गया, इसका मतलब जोड़ा गया है, जोड़कर समतुल्य लेंस बनाया गया है। तो दोनों समीकरण को हम जब जोड़ देंगे तो जो फोकस दूरी प्राप्त होगा वही समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कहलाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा ये, ध्यान दीजिए। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से समीकरण 1 का LHS देखिए, पहले का 1/f1 है तो लिखेंगे 1/f1 प्लस दूसरे का LHS 1/f2 बराबर पहले का LHS देखिए 1/v1 माइनस 1/u प्लस दूसरे का LHS देखिए 1/v माइनस 1/v1। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक ये प्लस v1 और माइनस v1 कट नहीं जाता है तब तक समझिए कि आपका इक्वेशन गलत है। अगर ये टर्म कट जाता है इसका मतलब आपका इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ध्यान दीजिए, तो देखिए तो इसमें प्लस माइनस है, क्या प्लस v1 है माइनस में v1 है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि आपका समीकरण बिल्कुल सही हो रहा है। अब देखिए यहां से क्या होगा, लिखेंगे कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/, प्लस वाला को लिखते हैं फिर माइनस वाला को, ये माइनस 1/f।
अब हम जानते हैं कि 1/v-1/1/1 होता है, तो ये 1/1 किसके लिए होगा? समतुल्य लेंस के लिए होगा। तो समतुल्य लेंस के लिए एफ न लिखकर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी किससे सूचित करते हैं? एफ इक्विवेलेंट से। किससे सूचित करते हैं? एफ इक्विवेलेंट। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एफ इक्यू, या ऐसे हिंदी में लिखना होगा तो लिखेंगे एफ समतुल्य। क्या लिखेंगे? एफ समतुल्य। कैसे लिखेंगे? देखिए यहां से होगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर ये होगा 1/f इक्विवेलेंट, या एफ समतुल्य भी लिख सकते हैं। तो ये जो व्यंजक मिल गया, ये जो फोकस दूरी मिल गया, ये व्यंजक मिल गया समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मतलब समतुल्य लेंस की फोकस दूरी इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यंजक में देखिए बात स्पष्ट है इस व्यंजक से कि एक सीक्वेंस मिल रहा है। सीक्वेंस कहने का मतलब कि एक ऐसा लाइन मिला है जिससे कि अगर ये तो 2 लेंस था तो 2 लेंस पे इतना आया, अगर 10 लेंस को भी आपस में संपर्कित करके रख दिया जाए और तब समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो हम इजीली वे में ज्ञात करेंगे। कैसे? तो बटा के जोड़ के रूप में जोड़ने पर ये 2 लेंस के लिए होगी। अब हम यहाँ से ज्ञात करते हैं समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इन दोनों का लसा कितना होगा? f1 और f2 लिखेंगे। लसा होगा f1 गुने f2, यहाँ से f1 कट जाएगा तो बचेगा f2 और प्लस बटा के जोड़ तो आप लोगों को आता ही है। प्लस में क्या होगा? f1 बराबर में क्या होगा? 1/f इक्विवेलेंट। इतना हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए f इक्विवेलेंट इंटू f1 प्लस f2 बराबर लिखेंगे f1 इंटू ये होगा 1 से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इतना ही होगा। यहाँ से लिखेंगे f इक्विवेलेंट बराबर f1 गुने f2 बटा f1 प्लस f2। तो जब ये आ गया किसके लिए सूत्र? समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का ये सूत्र होता है। कब? जब 2 लेंस को आपस में संपर्कित किया गया हो तब। तो यहाँ से भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ से हम लोग पता चलता है कि अगर ये 2 लेंस है तो ऐसे लिखे, ठीक है। क्योंकि अगर 10 लेंस हो जाता तो उसके लिए ऐसे ही लिखे कि 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस डैश डैश प्लस 1/f10। मतलब 10 तक लिखेंगे, 20 होगा तो 20 तक लिखेंगे, आगे होगा तो आगे तक लिखेंगे। इस स्थिति में ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त हो गया कि f1 गुने f2 बटा f1 प्लस f2। ये सिर्फ 2 के लिए डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। चलो नोट कीजिए, फिर आगे इसमें कुछ बताते हैं।